दोस्तों यह कहानी 20 जनवरी 2016 की है। दोस्तों एक महिला दरोगा रात को सोई हुई थी, लेकिन सुबह जब वह उठी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दोस्तों उसने क्या देखा तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जब उसने अपने बदन पर हाथ फेरा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी नजर जब साइड में चल रही टीवी पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टीवी पर उसी का वीडियो चल रहा था दोस्तों, जिसमें वह पूरी तरह से नग्न थी और कोई व्यक्ति उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है। जब वह महिला दरोगा उस व्यक्ति को देखती है तो वह अचंभित रह जाती है। दोस्तों आखिर कौन था वह व्यक्ति और क्या हुआ था उस महिला दरोगा के साथ? दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक शहर लखनऊ की है। दोस्तों लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दरोगा जिसका नाम था सुनीता उपाध्याय वहां पर 2 सालों से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका एक पति था और एक 7 साल का बेटा, और पति सरकारी नौकरी में ग्राम सेवक के पद पर तैनात था और उसकी नौकरी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर थी। दोस्तों इसीलिए वह अपने बेटे के साथ नहीं रहता था और सुनीता पुलिस मुख्यालय में लखनऊ में रह रही थी, जहाँ इसे क्वार्टर अलाउड किया गया था। बाद में 20 जनवरी 2016 की जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर हुए दंगे की खबर आती है, तुरंत पुलिस दल रवाना होता है दोस्तों, जिसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल होती है। वहां पहुंचने पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि लाठीचार्ज करना पड़ता है। इसी लाठीचार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों मामला मीडिया में आते ही बड़ा हो जाता है और जो पुलिस वह ड्यूटी पर थे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। लाइन हाजिर होने के बाद सभी पर इंक्वायरी बैठाई जाती है। सुनीता उपाध्याय इस स्थिति में बहुत डर जाती है। उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। दोस्तों वह अपनी मदद के लिए अपने थाना इंचार्ज कुलदीप यादव के पास जाती है। कुलदीप यादव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी नौकरी को सुरक्षित रखेगा। दोस्तों 3 फरवरी 2016 की शाम को कुलदीप यादव सुनीता को फोन करता है और कहता है कि उसके केस के सिलसिले में कुछ चर्चा करनी है। वह उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता है। दोस्तों सुनीता तुरंत राजी हो जाती है और आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है। जब वह कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है, हाँ खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। सुनीता अंदर जाती है और देखती है कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। दोस्तों यह देखकर सुनीता थोड़ी और सहम जाती है, लेकिन कुलदीप उसे कहता है कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वह इस बेफिक्र होकर बैठने के लिए कहता है। सुनीता सोफे पर बैठ जाती है और पूछती है कि कैसे बुलाया। कुलदीप कहता है कि उसने ऊपर बात कर ली है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। दोस्तों उसे पीने की पेशकश करता है। सुनीता संकोच करती है, लेकिन कुलदीप उस पर जोर डालता है। पुलिस महकमे में 80% लोग शराब पीते हैं। यह जानकर सुनीता मजबूर हो जाती है और शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। सुनीता उपाध्याय और कुलदीप के बीच बातचीत होती है। कुलदीप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। दोस्तों कुलदीप पूछता है कि उसके परिवार में और वह क्या करती है। सुनीता बताती है कि उसका परिवार लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर रहता है। कुलदीप भी बताता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है और वह यहाँ अकेला ही रहता है। इस प्रकार बातचीतों का दौर शुरू हो जाता है। सुनीता तक 3 पैक शराब पी चुकी थी और नशे में आ चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर बैठ जाता है। दोस्तों सुनीता थोड़ा सा संकोच कर जाती और कुलदीप उसके कंधों पर हाथ रखता है और सहलाने लगता है। सुनीता को समझ में नहीं आता है कि इसे प्रतिक्रिया दे या इसे मना करे, क्योंकि वह मजबूरी में भी फंसी हुई थी और शराब का नशा भी चढ़ चुका था। दोस्तों फिर वह कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उसे प्रेशर डालता चला जाता है। कुलदीप उसे समझाता है कि यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। धीरे धीरे सुनीता भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर कुलदीप यादव सुनीता को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों सुनीता इस पूरी तरह से नशे में थी और बेहोशी में कुलदीप का साथ दे रही थी। वहाँ पर पूरी रात यह सिलसिला चलता रहा और दोनों कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। सुबह जब सुनीता की आंखें खुलती हैं तो
तो वह अपने आप को नग्न अवस्था में बेड पर पड़ी देखती है। उसे कुछ याद आ रहा था कि उसके साथ रात को जो कुछ हुआ उस पर खुद को बहुत पछतावा होता है। अगर वह होश में होती तो कभी ऐसा नहीं करती। दोस्तों, असली झटका तो अब लगने वाला था कि सुनीता जब पलट कर देखती है तो दीवार पर लगी हुई LCD पर वह वीडियो चल रही थी। यह देख करके हैरान रह जाती है। वीडियो में वह खुद नजर आ रही थी और कुलदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तभी दरवाजा खुलता है और कुलदीप अंदर आता है। सुनीता उसे आश्चर्यचकित नजरों से देखकर कुलदीप मुस्कुराता है। सुनीता पूछती है, सर ये सब क्या है? एक तो आपने मेरे साथ इतना गलत किया, जब मैं बेहोशी थी तो आपने मेरा फायदा उठा लिया, ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बना ली और उसे टीवी पर चला रहे हैं। दोस्तों, कुलदीप कहता है कि जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? यह तो बस मैंने इसलिए बनाया था कि ताकि जब मन कर सके देख सकूं और एंजॉय कर सकूं। सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती क्योंकि कुलदीप उसका बॉस था और उसकी नौकरी खतरे में थी। साथ ही उसका वीडियो कुलदीप के फोन में भी था। सुनीता वहां से निकल जाती है। दोस्तों, इसके बाद कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और न चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ता। अब महीने में करीब 20 दिन सुनीता अपनी रात कुलदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी थी। दोस्तों, कुलदीप उसका जमकर शोषण कर रहा था। एक रात जब सुनीता कुलदीप की बाहों में होती है और वह उसके साथ संबंध बना रहा होता है तो वह सुनीता से कहता है कि सुनीता, मैं तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारियों से बात कर ली है। वे तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रखी है, अगर तुम वह शर्त पूरी कर देती हो तो तुम्हारी नौकरी का खतरा टल जाएगा। दोस्तों, सुनीता पूछती है कि सर कितने पैसे देने होंगे? कुलदीप हंसता है और कहता है कि तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है सुनीता, तुम्हारे पास तो एक ऐसा अनमोल खजाना है कि वह तुम्हें खुद पैसे देंगे। तुम्हें वही करना है उन सब के साथ जो भी हम दोनों अभी कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें खुश कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। दोस्तों, सुनीता चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुलदीप गुस्से में कहता है, ज्यादा नाटक मत करो, तुझ जैसी को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो परसों तेरा सस्पेंस लेटर तेरे टेबल पर होगा। दोस्तों, मजबूरी में सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के पास उसके बिस्तर पर बितानी पड़ी। साथ ही कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। एक दिन सुनीता का सस्पेंस लेटर उसके टेबल पर था। सुनीता को इस बात का गहरा धक्का लगा था। दोस्तों, गुस्से में सुनीता चिल्लाने की आवाज सुनकर थाने के लोग चौंक जाते हैं और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। सुनीता जोर जोर से चिल्लाकर, खुद तूने मेरा शोषण किया, मेरे साथ गलत किया और मैं सस्पेंड हो गई। मैं DGP साहब के पास जाकर तुम्हारी अधिकारियों की शिकायत करूंगी। दोस्तों, सुनीता गुस्से में वहां से निकल जाती है। थाने में सबको पता चल चुका था कि सुनीता और कुलदीप यादव के बीच कुछ गलत चल रहा है। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के गांव चली जाती है। 2 दिन बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। सुनीता के बारे में पूछताछ करता है कि सुनीता जी कहाँ हैं, कि आप कौन हैं? वह व्यक्ति कहता है, मैं उनका पति अजय हूँ। सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है। सिपाही चौंक जाता है और बताता है कि सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी हैं और 4 दिन पहले ही वह यहाँ से कहकर गई थी कि मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। दोस्तों, अजय कहता है कि उसके पास नहीं आई और उसका फोन भी बंद है। मामला चिंताजनक था। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र को फोन मिलाता है और अपनी बात बताता है और कहता है कि मुझे रिपोर्ट करनी है। दोस्तों, फिर रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। दोस्तों, पुलिस सुनीता के फोन को सर्विस लाइन पर डालती है और आखिर लोकेशन मिल जाती है, परंतु वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। 2 दिन बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। अजय उसे पहचान लेता है कि वह सुनीता उपाध्याय की है। अब सवाल यह था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। सुनीता की कॉल डिटेल निकालते हैं। उसके फोन पर आखिरी बार कॉलिंग PCO से आया था जो कानपुर देहात में था। पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिलता है। अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंची और उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस स्टेशन को आत्महत्या की एंगल से देख रही थी। अजय बार बार थाने में आता था। दोस्तों, एक महिला सिपाही कहती है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर ले जाकर वह कहती है कि उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। यह सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता
कहता है कि ये आप क्या कह रही हैं। तब वह महिला सिपाही पूरी वाकया बताती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था, जब सुनीता कुलदीप यादव के चैम्बर में गई थी और वहां दोनों में झगड़ा हुआ था। अजय की दिमाग की घंटी बजने लगती है कि जरूर सुनीता के साथ कुछ गलत हुआ है और उसमें कुलदीप यादव का हाथ है। दोस्तों, उसकी पत्नी की हत्या हुई और हत्या के पीछे कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव, उसका प्रभाव ऊपर तक था, इसलिए पुलिस रिपोर्ट लिखने में आनाकानी कर रही थी। जब थाने में कोई मदद नहीं मिलती तो अजय, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था और कानून जानता था, मीडिया में जाता है। मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस पर जाता है और तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों, पुलिस जांच में सुनीता की कॉल डिटेल निकाल दी जाती हैं और सुनीता के फोन की आखिरी कॉल PCO से आया था, उसी CCTV की जांच की जाती है और फुटेज में कुलदीप यादव साहब नजर आ जाता है जो वहां फोन कर रहा था। टाइमिंग जांची जाती है तो और वह सही समय था जब सुनीता की फोन पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस का शक भी पूरी तरह से कुलदीप यादव पर घूम जाता है। कुलदीप यादव छुट्टी पर अपने गाँव गया था। पुलिस की एक टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना होती है। दोस्तों, से गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। पूछताछ दौरान कुलदीप यादव पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में टूट जाता है और सारी सच्चाई बताता है। कुलदीप यादव बताता है कि सुनीता ने उसे फोन पर बताया कि वह प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुनीता ने कहा था कि अगर उसे नौकरी वापस नहीं मिली तो वह कुलदीप और अन्य 4 अधिकारियों को फंसा देगी। यह सुनकर कुलदीप सदमे में आ जाता है और सुनीता से प्यार से बात करने लगता है। दोस्तों, कुलदीप ने सुनीता को विश्वास दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे कानपुर देहात में अकेला ही बुलाया। उसने सुनीता को PCO से फोन किया ताकि उसका खुद का नंबर ना देखे। वहां पहुंचकर कुलदीप ने सुनीता को कार में बिठाया और सरोवर के किनारे ले गया। वहां झगड़े के दौरान कुलदीप ने सुनीता को गला दबाकर हत्या कर दी, लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। कुलदीप यादव को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, हमारा यह घटना सुनाने का और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है।